नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर संदीप नानावटी है। मैं प्रोफेसर हूँ वेटनरी कॉलेज महू में, जो इंदौर के नज़दीक है, और वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैं प्रोफेसर एंड हेड के पद पर हूँ। आप जानते हैं कि विश्व में नंबर 1 पर है हम भैंसों की संख्या के मामले में, यानी भैंसों की संख्या पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा है। और ये भी बहुत गौरव का विषय है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। निश्चित रूप से ये बहुत हर्ष का विषय होता है, लेकिन एक समस्या ये भी है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, जिस पर अगर पार पाया जाए तो हम हमारे यहाँ का दुग्ध उत्पादन और भी बेहतर, बहुत आकर्षक कर सकते हैं। बात करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे क्या। देखिए, जो प्रॉब्लम्स हैं जिस पर वेटनरी डॉक्टर काबू पा सकता है वो ये कि कुछ तो ऐसी चीज़ें कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक तौर पर भैंसों में है। जैसे पहले डिलेड एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी इनमें जो फर्स्ट हीट ऑफ ईस्ट्रस है, जो ईस्ट्रस आती है जब गर्मी पर आती है, वो खुद ही देरी से आती है। भगवान ने इनको इस तरह से नेचर दिया है कि इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है वो डिलेड होता है, यानी ये पहली बार जब गर्मी पर आती है वो बहुत लेट आती है। 3 से 4 साल तक मात्र वो गोबर बनाने की मशीन रहती है, उसके बाद उनका प्रजनन चक्र शुरू होता है। ये सब आप जानते हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई एक समस्या ये भी है कि इनका काविंग इंटरवल बहुत लंबा होता है। दे हैव लार्ज काविंग इंटरवल, यानी 2 ब्यातों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमारे पास वी आर हैविंग लिमिटेड जर्मप्लाज्म, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा नस्लें नहीं है भैंसों की। अगर बहुत ज़्यादा नस्लें भैंसों की होती तो हम क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए नए ब्रीड पैदा करते, जर्मप्लाज्म पैदा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मप्लाज्म लिमिटेड होगा अगर हमारे पास जैव विविधता नहीं है, अगर प्रचुर मात्रा में उसमें परिवर्तन नहीं है, तो हम ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। All the genes they come into homozygous form, so there are very less chances of progress. We don't have any chance to improve our milk production. तो भैंसों में समस्या ये है कि गिनी चुनी हमारे पास 14 भैंसों की नस्लें हैं, उसी में हमको आपस में क्रॉसिंग करना है, तो हमारे पास बहुत कम संभावनाएं होती है उन्नति की। ये भगवान प्रदत्त ऊपर वाले ने दिया है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ खेल नहीं कर सकते। जिसमें हम कुछ कर सकते हैं वो है समर सब फर्टिलिटी और बफेलो काफ मोर्टेलिटी। आइए हम उसी पे बात करते हैं। ये 2 समस्याएं जिसमें आज हम आपका सेशन पूरा करेंगे। 2 चीज़ें हमको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे खास तौर से, जिस पे हम काम कर सकते हैं, हम जिसको करेक्ट कर सकते हैं, वो है समर सब फर्टिलिटी और बफेलो काफ मोर्टेलिटी। यह प्रशिक्षण कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है ताकि आप हर पहलू को धीरे धीरे और गहराई से समझ सकें। भारत में भैंस उत्पादन, पृष्ठभूमि, महत्व और चुनौतियां। यहां हम जानेंगे कि भैंस पालन में किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे ये उत्पादकता को प्रभावित करती है। भैंस के बछड़ों की मृत्यु दर, इसमें हम देखेंगे कि किस उम्र और मौसम में बछड़ों की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है और इसके पीछे क्या कारण है। बछड़ों की मृत्यु के कारण हम उन जैविक और प्रबंधन संबंधी कारणों पर चर्चा करेंगे जो मृत्यु दर को बढ़ाते हैं, जैसे इम्यूनिटी की कमी, परजीवी, गंदगी और पोषण की समस्याएं। बछड़ों की देखभाल की योजना, इसमें हम एक दिनवार योजना समझेंगे जिसमें जन्म के पहले 7 दिनों तक बछड़े को क्या क्या देना है और क्यों देना है। निष्कर्ष और अंत में हम पूरे प्रशिक्षण की प्रमुख सीखों की पुनरावृत्ति करेंगे ताकि सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाए। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पहले विषय से, भारत में भैंस उत्पादन, पृष्ठभूमि, महत्व और चुनौतियां। तो आइए हम पहले ये समझते हैं कि हम आज के टॉपिक में भैंसों पर ही क्यों बात करें। वाई वी शुड डिस्कस अबाउट बफेलो प्रोडक्शन ओनली, वाई नॉट काउज, वाई नॉट गोट्स। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन बफेलो इज लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स
maximum amount of milk production in Indian economy means the total production of India whatever it may be, जितना भी है, समझ लीजिए कि ये 240 मिलियन है टन है, तो उसमें से 55% से ज़्यादा दूध भैंसों के माध्यम से आता है। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है गौ पालन की या दुग्ध उत्पादन की, गाय के दूध का जो गणित है या भैंस के दूध का गणित है, पूरी तरह आधारित है भैंसों पर, क्योंकि भैंसों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर है कि हमारे साथ हम बफेलो पे बात करें, भैंसों पे बात करें, बात करते हैं कि हमारे यहाँ कितनी भैंसें हैं कुल मिला के। वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बफेलोज से 109.85 मिलियन, सो इट मेक्स अस प्राउड। हम लोग नंबर 1 पर हैं पूरे विश्व में। दूसरी बात यह है कि बफेलोज न केवल दूध देती हैं भैंसें, हमें मीट, हाइड, इससे बहुत अच्छे किस्म का खाद बनता है, और कई जगह तो ये खेतों में भी इसके जो नर पशु हैं वो काम आते हैं। तो बफेलोज दे आर मल्टी यूजफुल एनिमल्स। 50% से ज़्यादा यानी 240 मिलियन टन का जो दूध पैदा होता है भारत में, उसमें 55% तक या 50% से ज़्यादा दूध भैंसों के माध्यम से आता है। लेकिन इसके साथ में कई ऐसी अड़चनें हैं, कई समस्याएं हैं, कई तकलीफें हैं जिन पर आज बात की जाएगी। और वो तकलीफें आमतौर पर गायों से भी जुड़ी हैं, जैसे फीड और फॉडर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होना, पोषण आहार की जो कीमतें हैं वो दिनों दिन बढ़ना, लगातार बढ़ना। खास बात यह है कि ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, जो प्रजनन क्षमता है, उन पर भी हमारी लगाम न होना, लिमिटेड एक्सेस टू वेटनरी केयर, हम सभी पशुओं का इलाज करने में सक्षम नहीं है। दूध की कीमतें बहुत कम मिल रही हैं किसान को, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे से हम किसानों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, और ख़ास तौर से बैंक से जो लोन प्रक्रिया है, क्रेडिट फैसिलिटी है, उसको बहुत ज़्यादा पशुपालन में हम फायदा नहीं दे पाए हैं। ये समस्याएं गाय के साथ भी जुड़ी हैं, ये समस्याएं भैंस के साथ भी जुड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स विच कैन बी गेट रिड आउट बाय वेटनरियंस ओनली। आप ही के जरिए, वेटनरी डॉक्टर्स के जरिए ही हम उस पर पार पा सकते हैं। जो टेक्निकली अपग्रेडेड है, वेटनरी जो साउंड है, हम उन्हीं से निदान कर सकते हैं, आप लोगों से ही कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि भारत में भैंसों की संख्या सबसे अधिक है और दूध उत्पादन में इनका अहम योगदान है। लेकिन भैंस पालन कई चुनौतियों से भरा है, जैसे चारे की कमी, प्रजनन संबंधी दिक्कतें, सीमित पशु चिकित्सा सेवाएं और तकनीकी ज्ञान की कमी। इनमें से कई समस्याएं सिर्फ एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक ही सुलझा सकता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, भैंस के बछड़ों की मृत्यु दर और मृत्यु के कारण, जहां हम जानेंगे कि इस प्रशिक्षण में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले भैंस के शिशुओं में ज्यादा मृत्यु दर के क्या कारण हैं, क्या समस्याएं आती हैं, क्यों ये समस्या इतनी बड़ी है, जिसके बारे में हमको आज यहाँ बात करना पड़ रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट इन बफेलो काफ्स। मेरी बात आप ये समझ ही गए होंगे कि भैंसों में गायों के मुकाबले इनके शिशुओं में डेथ ज़्यादा होती है, इनके पाड़े पाड़ियों में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। आप ये तय जानिए कि 1 महीने के भीतर 55%, 50% से ज़्यादा शिशुओं की मौत हो जाती है, और ये सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर शिशु नहीं होंगे, बस नहीं होंगे, तो भविष्य का वयस्क एनिमल कहाँ से लाएंगे, वयस्क पशु कहाँ से मिलेगा, भैंस कहाँ से मिलेगी, अगर पहले ही उनकी मौत शुरू हो गई। तो उनकी मौतों पर काबू पाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अब हम ये समझते हैं कि क्यों भैंसों के पाड़े पाड़ियों में, शिशुओं में, बच्चों में मौतें होती है। इसका कारण अगर ढूंढेंगे तो निदान भी संभव है। हम लोग इसका प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं कि क्यों होता है ऐसा, और फिर उस पर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। वी नॉर्मली ऑब्जर्व दैट द डेथ ऑकर ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर। 2 सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे डेथ ज्यादा होती है, ऑटम और विंटर। वो इसलिए ज़्यादा होती है कि आप सब लोग जानते हैं कि भैंसों में जो प्रसूतियाँ होती हैं वो आमतौर पर दिवाली के समय होती है, अक्टूबर और नवंबर में। ये उसका सीज़न है। उस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रसूतियाँ होती हैं, काविंग होती है, और जब प्रसूतियाँ होती है तो उसके 1 महीने के भीतर बफेलो काफ
की मोर्टेलिटी की दर, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि 1 महीने के पहले आपने पशुओं के वत्सों को बचा लिया तो आपने बहुत बड़ा किला जीत लिया। अगर 1 महीने तक आप वो ज़्यादा जिंदा रख लिया तो उसके मरने के आसार कम हो जाते हैं। तो पहला महीना अग्नि परीक्षा के समान है। उसमें आपने बच्चों को, अपने काफ के, भैंसों के शिशुओं को, वत्सों को बचाना है। आपने बचा लिया, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, और ये काम वेटनरी डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। हम अपने फार्मर्स को हिदायत दे सकते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को बचाने का काम करें। सबसे पहला समस्या ये है कि क्यों डेथ होती है। पहला सबसे अहम कारण है कि इनमें भैंसों में खासतौर से द immunoglobulin which are responsible for prevention of diseases. As you all know that the immunoglobulin एक कोलेस्ट्रम जो होता है, माँ का पहला दूध, उसमें कोलेस्ट्रम होता है। उस कोलेस्ट्रम या जिसको चीका या खीस कहते हैं हिंदी में, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन बफेलो में ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये ट्रांसफ़र नहीं होते, ये माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। किन्हीं कारणों से गायों में ये हो जाते हैं, भैंस में ऐसा नहीं होता। तो जो नवजात पशु वत्स से जन्म लेता है उसके पास कोई भी प्रिवेंशन का मैकेनिज्म नहीं होता, उसको तमाम आपदाओं से, विपत्तियों से खुद ही लड़ना पड़ता है। माँ का शेल्टर नहीं मिल पाता क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनोग्लोबुलिन के जरिए होती है वो नहीं के बराबर होती है। तो यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर कर लें तो जो 55% से मृत्यु का आंकड़ा है उसको हम कम करके वेटरनरी हेल्प के जरिए 6% यानी 5.95% तक हम उसको ला सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हाउ दिस मॉर्टेलिटी परसेंटेज कैन बी रिड्यूस। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों की जांच कर लें और बीमारियों की जांच के जो परिणाम मिलते हैं उसके अनुसार हम सावधानियां बरत लें। बस दोनों इतनी सी बात है, इतना करेंगे तो काम हो जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि भैंस के बछड़ों में मृत्यु दर ज्यादातर शरद और सर्दियों के मौसम में होती है, खासकर पहले 6 महीनों में। RAI 1978 के अनुसार 40% मौतें मां से भ्रूण में एंटीबॉडी ट्रांसफर न होने के कारण होती हैं। लेकिन पशु चिकित्सा सहायता से ये दर घटकर 5.595% तक लाई जा सकती है। बछड़ों की मृत्यु दर को कम करने के लिए बीमारी की पहचान और कारणों के अनुसार सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, बछड़ों की मृत्यु के कारण, जहां हम जानेंगे कि ये मृत्यु दर किन किन वजहों से और बढ़ जाती है। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉजेस हैं काफ मॉर्टेलिटी के लिए। पशुओं की, बच्चों की मृत्यु दर के सबसे अहम कारण कौन से हैं। पहला कारण जैसा मैंने बताया, इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल इन काफ। पहले दिन इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल करीब 29 माइक्रोग्राम पर ml होता है। दूसरे दिन ये बढ़ के 35 माइक्रोग्राम पर ml सेकेंड डे होता है। यानी पहले दिन काफ को ज़रूरत होगी जिंदा रहने के लिए करीब 30 माइक्रोग्राम पर ml इम्यूनोग्लोबुलिन की। दूसरे दिन ये ज़रूरत बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 35 माइक्रोग्राम पर ml दूसरे दिन की ज़रूरत है। हम लोग कोलेस्ट्रम से कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मदर से तो कुछ मिला नहीं है। मदर ने अपने बच्चों को कोई कोलेस्ट्रम नहीं दिया, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिया है। देना हमको कोलेस्ट्रम के जरिए आर्टिफिशियली मिल्क पिला के, चीके को पिला के या खीस को पिला के हमको देना है। तो हम कैसे भरपाई करेंगे, तो हम पहले दिन अगर कोलेस्ट्रम पिला देते हैं तो हमको 68 माइक्रोग्राम मिल जाता है, यानी हमारा बच्चा जीवित रह जाएगा। लेकिन अगर आप पहले दिन चूके तो सेकेंड डे इट सडनली ड्रॉप्स फ्रॉम 68 टू 23। यानी समझ लीजिए हमारे पशुपालक भाई पहले दिन बच्चे को चीका या खीस या माँ का पहला दूध पिलाना भूल गए तो कितना बड़ा खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ेगा कि सेकेंड डे उसको मात्र 23 माइक्रोग्राम ही मिल रहा है, यानी आधे से भी कम। तो क्या वो अपने शरीर को बीमारियों से बचा पाएगा? कदापि नहीं। चलिए दूसरे दिन भी भूल गया और तीसरे दिन क्या हुआ, और कम होता जाएगा, चौथे दिन और कम होगा, पांचवें दिन करीब करीब खत्म हो जाएगा। इसलिए समस्या ये है कि पहले दिन ही आपको नवजात शिशु को माँ का पहला दिन पहले घंटे में पिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उसको इम्यूनोग्लोबुलिन या कोलेस्ट्रम मिल पाएगा। हमारे यहाँ तकलीफ यही आती है कि हमारे जो पशुपालक भाई
राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी सब जगह फार्मर्स एक जैसे हैं। वो पहले दिन अपने नवजात पशु को कोलेस्ट्रम नहीं खिलाते। पता नहीं वो ऐसा ट्रेडिशन हो गया, एक परंपरा हो गई है, उनके बाप दादाओं ने ऐसा समझाया है कि पहले दिन अगर बच्चा माँ को स्वच्छ नहीं किया जाए, साफ सफाई नहीं हो, उसका प्लेसेंटा पूरी तरह से नीचे नहीं गिर पड़े, तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना। ये कॉमन धारणा है पूरे देश में। हर जगह के फार्मर्स के दिमाग में ये भ्रांति है कि माँ का पहला दूध तभी पिलाया जाए जब पशुओं को स्वच्छ कर लें, उसका प्लेसेंटा नीचे गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, तभी वो मानते हैं कि पशु हमारा स्वस्थ है और तब जाके दूध पिलाते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है और तब तक देर हो चुकी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन का पहला जो स्ट्रॉन्ग डोज है वो उसके हाथ से निकल चुका होता है और बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त नहीं हो पाती। आप, मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। दूसरी एक समस्या ये होती है कि बफेलो हैज अ ब्लैक बॉडी कोट, कंप्लीटली ब्लैक बॉडी कोट एंड दे हैव लेस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। उनमें पसीना बनाने वाली ग्रंथियां बहुत कम होती हैं। उनमें ताप नियंत्रण प्रणाली क्षमता बहुत पुअर होती है, बहुत कमज़ोर होती है और इसी कारण से कि गर्मियों में जब तेज़ टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे नवजात वत्स वो गर्मियों को सहन नहीं कर पाते। उनकी शरीर काला होने की वजह से ज़्यादा ऊष्मा को सोख लेता है, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां नहीं के बराबर होती है, तो उसके कारण उनके पसीना नहीं बनता और हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वो गर्मी की वजह से भी कुछ डेथ होती हैं। तीसरा एक कारण है क्यों ज़्यादा मौतें होती हैं। तीसरा कारण ये है कि मेल काव्स आर बॉर्न टू डाई। ऐसा माना जाता है कि जो नर पैदा होते हैं, पाड़े पैदा होते हैं, वो मरने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए पैदा होते हैं कि उनका भविष्य में कोई उपयोग नहीं है, वो दूध नहीं देने वाले। तो जब दूध नहीं देने वाले हैं तो उन पर नज़रअंदाज होता है, वो फार्मर्स उस पर ध्यान नहीं देता है और उसको उतना ही दूध मिलता है जितना लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए ज़रूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुओं का लेट डाउन ऑफ मिल्क, पाना छोड़ने के लिए, पसाव छोड़ने के लिए नवजात पशुओं का मुंह थनों पर लगना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लिबरेट होता है और उसमें से दूध निकलना चालू हो जाता है। तो पशुओं को, नवजात पशु को छोड़ देते हैं, वो 2-4 सकलिंग करता है। ही यूज्ड टू स्ट्रोक पुश हिज माउथ ट्वाइस और थ्राइस ऑन द अडर, और उससे रिफ्लेक्स एक्शन होती है और वो अडर से दूध स्रावित होना शुरू हो जाता है। बस उतना ही काम है मेल का, उसको बाद में हमारे पशुपालक भाई खींच लेते हैं और वो तब तक ही जी पाता है जब तक वो जी सकता है, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत कटु सत्य है कि मेल का उसको कोलेस्ट्रम और दूध नहीं मिल पाता, उसके सारे हिस्से का दूध हमारे फार्मर्स भाई अपने मुनाफे के लिए ले लेते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो मेल काफ कैसे जिंदा रह पाएंगे। और आप जानते हैं कि मेल काफ्स की हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इन मेनी ऑफ द स्टेट मेल काउस आर सोल्ड फॉर स्लॉटर पर्पस। वो मांस के लिए पाले जाते हैं। हमारे कई प्रदेशों में तो जैसे इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है पाड़े का मांस, लेकिन कई स्टेट्स हैं जहाँ पे पाड़े के मांस को भोजन के रूप में खाया जाता है। तो दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन आवर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली it is very difficult to save the cows from male cows, especially due to ignorance from the farmer's side. तो एक बात ये हो गई। अब आगे के हम उस पर आते हैं कि चौथा कारण कौन सा होता है। चौथा कारण ये होता है कि पेट में, नवजात पशु के पेट में वर्म इन्फेस्टेशन, यानी पेट में कृमि संक्रमण बहुत ज़बरदस्त होता है। आप पूछेंगे ऐसा गाय में क्यों नहीं होता। गाय में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें प्लेसेंटल बैरियर से एग्स क्रॉस नहीं कर पाते। वर्म्स के जो एस्केरिया होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, वो माँ के दूध के जरिए बच्चे में नहीं जाते, प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके बच्चे में नहीं आते। लेकिन फीटस में, जब बच्चा गर्भ में है, गर्भस्थ शिशु है, उसी समय में क्या होता है कि ये जो वर्म्स के एग्स हैं, लार्वी हैं, ये ट्रैवल करके धीरे धीरे माँ के शरीर से पशु के, नवजात पशु जो गर्भ में पल रहा है उसके पेट में एंटर हो जाते हैं। यानी इसको कहते हैं प्रीनेटल ट्रांसफर ऑफ द वर्म फ्रॉम मदर इनटू द वर्म। मतलब गर्भस्थ शिशु के पेट में माँ के शरीर से वो जो कृमि होते हैं वो सरक के डेवलप होके उसके पेट में पहुंच जाते हैं। तो एक दिन का बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसके पेट में जब तक माँ के आश्रय में रहता है तब तक तो उसकी माँ रक्षा करती है, उसका जीवन सुरक्षित रहता है। जैसे ही माँ से उसका कनेक्शन टूटता है, जैसे ही वो डिलीवर होता है, व्हेन द काफ टेक्स बर्थ फ्रॉम इट्स मदर, इट कम्स ऑन द ग्राउंड, सो प्लेसेंटा उसका टूट जाता है, तो उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग हो जाता है। तब वो वर्म से,
कृमियों से अपने आप को बचा नहीं पाता और एक दिन में ही उसकी डेथ हो जाती है। ऑन वेरी फर्स्ट डे द काव दे यूज्ड टू लीड्स टू डेथ, उनकी मौत हो जाती है। और ये इसलिए होता है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान माता को कृमिनाशक औषधि का पान नहीं कराते। ये हमारा खामियाजा है, हम लोग फार्मर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फार्मर्स कहाँ से समझेगा, उसके पास वैज्ञानिक नॉलेज नहीं है। आपको, हमको, और इसी तरह के प्रोग्राम के जरिए हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी सूरत में गर्भवती माताओं को कृमिनाशक औषधि देना अंतिम 2 माहों में बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये ही कृमि माँ को तो परेशान करेंगे ही करेंगे, उसका दूध उत्पादन कम हो ही जाएगा। ये कृमि नवजात पशु के पेट में भी चले जाएंगे और वो फिर अपने आप को बचा नहीं पाएगा। और 60 to 80% ऑफ द डेथ ऑकर्स ड्यू टू दिस वर्म इन्फेस्टेशन। जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 60% मौतें पशुओं के पेट में कृमि संक्रमण से हो जाती है। एक दिन का बच्चा जब उसकी डेथ होती है, पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके पेट में 5-5, 6-6 फीट लंबे कीड़े मिलते हैं, राउंड वॉर्म मिलते हैं, एस्केरियसिस मिलते हैं। ये कहाँ से आए? ये माँ के पेट से बच्चे के पेट में आए। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले कारण पे हम बात करते हैं। अगला कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो माता को, अगर फीमेल काफ हुई, अगर भैंस मादा हुई, तो उसको तो ये लगता है कि ये तो अपना धन है, ये बड़ा जल्दी बड़ी हो जाए और दूध देना शुरू करे। वो बहुत आवश्यकता से अधिक फीमेल काफ को दूध पिला देते हैं और मेल काफ को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो फीमेल काफ को जब ज़्यादा दूध पिला देते हैं तो इट लीड्स टू ओवर फीडिंग हो जाती है, दूध ज़्यादा पी लेता है या ज़्यादा दूध पिला दिया जाता है। उनको लगता है ज़्यादा दूध पिला देंगे तो उसकी ग्रोथ फास्ट होगी तो जल्दी हीट पे आएगी, जल्दी कॉन्सेप्शन होगा, जल्दी डिलीवर करेगी, जल्दी दूध मिलेगा, 1-2 साल में हो जाएगा सब काम। ये भ्रांति है, ये भ्रम है। उसको उतना ही दूध पिलाना है जितनी उसके शरीर की ज़रूरत है। यानी शरीर के वजन का 1/10वां हिस्सा, अगर वो 25 किलो का काफ है या 30 किलो का काफ है, बच्चा है, तो उसको 3 किलो प्रतिदिन कोलेस्ट्रम या दूध मिलना चाहिए। 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, खासतौर से भैंस पालक, वो ज़्यादा दूध पिला देते हैं। और ज़्यादा दूध पिलाने से यू ऑल नो दैट मिल्क इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द बैक्टीरिया। वो दूध सड़ता है पेट में, और जब दूध सड़ता है पेट में तो बहुत सारी व्याधियों का कारण बनता है। लूज मोशंस, अतिसार, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है काफ की ड्यू टू ओवर फीडिंग ऑफ द मिल्क, अनड्यू फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इनटू देयर स्टमक, जो डेवलप नहीं हुआ है, और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पशुपालक भाई, उनको आप प्रवृत्त करें, उनको आप एक्सप्लेन करें गाँव में जाके कि उसको ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो कल ही बड़ी हो जाएगी और कल ही दूध देना शुरू कर देगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक और भी कारण है जिसकी वजह से न्यूली बॉर्न काफ की डेथ हो जाती है, वो कारण है ओम्फेलोफ्लेबाइटिस। इट्स अ टेक्निकल टर्म, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेवल इल। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पशुपालक भाई, जब डिलीवरी होती है तो आमतौर पर हमको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना पड़ता है। उसके शरीर से 1 इंच, नवजात पशु के शरीर से 1 इंच आगे की तरफ उसको कैंची से काट देते हैं और टिंचर आयोडीन या टिंचर बेंजोइन का फोहा लगाते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर देते हैं। हमारे पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज हमको उनको जाके बताना है कि आपको किसी भी सूरत में जन्म के तुरंत बाद उसके नाले को काटना है, अम्बिलिकस को कट करना है एंटीसेप्टिकली, मतलब बिल्कुल तरीके से टेक्निकली काटना है ताकि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो। अगर आपने उसको नहीं काटा तो अपने आप ही टूट जाएगा, वो अपने आप टूटेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होंगे और उसका जो अम्बिलिकस है वो फूल के टेबल टेनिस की बॉल की साइज़ का हो जाएगा, लेदर बॉल की साइज़ का हो जाएगा, उसमें पस हो जाएगा। ऑल्दो उससे डेथ तो नहीं होगी, कम डेथ होगी, लेकिन उसका शारीरिक वृद्धि, उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। सो वी शुड टेक केयर ऑफ द अम्बिलिकस ऑल्सो। वी शुड फॉलो ऑल द मेजर्स of newborn care, which includes cutting of navel ill just after giving birth. Last but not the least, unhygienic condition of the shed. ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए सबसे आखिरी में लिया है। सफाई सबके फायदे का इंतजाम, इसीलिए इसको सफाई कहा गया है। सफाई शेड की रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने गौशाला की,
अपने डेयरी फार्म की सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन संक्रमण बहुत ज़बरदस्त होगा और वो हमारे नवजात पशु जिसमें संक्रमण को लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं के बराबर है, उसको आक्रमण कर लेगा और फिर बहुत सारी आमद होगी, बहुत सारी बीमारियों की, रोगों की, संक्रमण की, और हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे मौके पर हम नवजात पशुओं को बचा पाएँ। तो ये कुछ कारण थे जिनको हमको समझना है, फार्मर्स को समझाना है, न केवल कारण समझाना है, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, वो भी हमको समझाना है। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि भैंस के बछड़ों की मृत्यु के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर जन्म के पहले 2 दिनों में उन्हें पर्याप्त कोलोस्ट्रम नहीं मिलता तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर रह जाती है। साथ ही शरीर की गर्मी बनाए रखने की क्षमता भी बहुत सीमित होती है। नर बछड़े अक्सर उपेक्षा के शिकार होते हैं और समय पर इलाज न मिलने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आंतों में कीड़े जैसे अस्केरिया और कॉक्सिडियोसिस भी बछड़ों की जान ले सकते हैं। ओवरफीडिंग, नाभि संक्रमण और गंदे शेड की स्थिति भी मृत्यु दर को बढ़ाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, बछड़ों के इलाज और देखभाल की समय सारिणी, जहां हम जानेंगे कि जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में कौन कौन से उपाय और दवाइयां बछड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो आइए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, सॉल्यूशन के लिए 11 दिनों का एक मैजिक फार्मूला है, जादुई फार्मूला, जो हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई स्टेट्स उनके फार्मर्स अपना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे तकनीकी ज्ञान किसानों तक उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाया है। आइए आज हम उनको लाभान्वित करेंगे इसके जरिए कि किस तरह से हम एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस उन बफेलो ऑनर्स को दें ताकि वो 11 दिन का जादुई फार्मूला अपना कर अपने भैंसों के बच्चों की मृत्यु दर कम कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे भैंसों के बच्चों की मृत्यु दर? 11 दिनों का एक छोटा सा फार्मूला, फटाफट हम इसको समझ लेते हैं। पहले दिन हम उसको नवजात पशु को जैसे ही पैदा होता है हम उसको कोलेस्ट्रम पिलाएंगे। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, हरियाणा और पंजाब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि दूध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दूध अगर भारत में कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इज उत्तर प्रदेश। दूसरा क्रम राजस्थान का आता है और तीसरा क्रम मध्य प्रदेश का आता है, चौथा गुजरात और फिर महाराष्ट्र का। तो मध्य प्रदेश इज स्टिल ऑन 3rd पोजीशन, अभी हम 3rd रैंकिंग पे हैं। अभी हमारा जो दूध उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के मुकाबले जस्ट आधा है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश से मात्र 2% कम ही दूध उत्तर प्रदेश राजस्थान का है, लेकिन हम लोग तीसरे नंबर पर अभी काफ़ी पीछे हैं। तो इस क्षेत्र में हमें बहुत काम करना है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नवजात पशुओं की जानें, उनके प्राण, उनकी लाइफ बचाई जा सकती है। पहले दिन हमको कोलेस्ट्रम देना है, 2 kg 2 लीटर ऑफ कोलेस्ट्रम as per the body weight, 1/10 of the body weight we normally used to give 1/10 of the body weight, so हम लोग 2 लीटर उसको देंगे। इस दिन हमको पहले दिन ही बच्चे को एक ट्रीटमेंट देना है, काफ को। नवजात पशुओं की बात कर रहे हैं, नवजात भैंसों के वत्सों की। पहले दिन हम ओरियोमाइसिन न्यूट्रिशनल फार्मूला, कोई भी एंटीबायोटिक, आप सब जानकार लोग हैं, कोई भी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। इट विल प्रिवेंट द काफ अगेंस्ट काफ स्कोर, जो अतिसार या दस्त है उसके जरिए उससे बचा लेगा। फर्स्ट डे हमको एक काम और करना है, सीलिंग ऑफ नेवल वेसल, जैसा कि मैंने बताया अम्बिलिकस को कट करना है। वो आपको टेक्निकली पता है कि अम्बिलिकस को कट कैसे करना है। हमको कैंची से बफेलो जो न्यूबॉर्न काफ है उसके एब्डोमेन से, उसके पेट से 2 इंच दूर पे हमको एक कट लगाना है। कट लगाने के पहले अम्बिलिकस में, नाल पे जो मदर से जुड़ी रहती है, जो न्यूट्रिशन पहुंचाती है, माँ से बच्चों के बीच में जो पोषण आहार है वो इसी नाल के जरिए आता है। उस नाल को, गर्भनाल को कट कैसे करना है? पहले धागा बांध दीजिए, जस्ट स्किन के बिल्कुल पास में एक लाइगेट कर दीजिए, ताकि अगर हम आगे 1 इंच के बाद उसको हम जब कट करेंगे तो रक्त के प्रवाह को रोका जा सकेगा। धागा बांधने के बाद एक साफ कैंची से उसको कट कर दीजिए, टिंचर आयोडीन का फोहा लगा दीजिए, और याद रखिए 10 मिनट के बाद आपने जो धागा बांधा है पीछे
जो लाइगेट किया है उसको खून को रोका है उसको कट करना मत भूलिए, अन्यथा वहाँ पे सड़न पैदा हो जाएगी। तो उसको कट करना याद रखना जरूरी। और ये फार्मर्स को आप समझा सकते हैं, फार्मर घर पे कर लेगा, डॉक्टर के पहुंचने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य सा काम है। तो इट विल प्रिवेंट द न्यूबॉर्न कॉफ अगेंस्ट ओम्फिलोफ्लेबाइटिस या नेवल इल, जैसा कि चर्चा मैंने इसके पहले की थी। सेकेंड डे क्या करना है? सेकेंड डे हम 2 लीटर अगेन वी विल प्रोवाइड कोलेस्ट्रम, चीका या खीस 2 लीटर हम पिलाएंगे, 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को। शरीर का वजन अगर 30 किलो है तो 3 किलो पिलाएंगे, 1.5 लीटर सुबह 1.5 लीटर शाम को। इस दिन हम उसको कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल देंगे, बाजार में मिलती है। आप सुई से छेद कीजिए कैप्सूल को, कैप्सूल के अंदर लिक्विड भरा है, कॉड लिवर भरा है, वो उसके मुंह के अंदर 2 या 3 कैप्सूल टपका दीजिए। इट कंटेन्स विटामिन डी एंड विटामिन ए, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। इट विल एक्ट्स अगेंस्ट नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, आंखों का जो अंधापन है बहुत कॉमन है, बफेलो कॉफ में हो जाता है। तो आपने पहले दिन ही अगर उसको विटामिन ए और डी दे दिया, आपने बहुत सारी बाधाओं से विपदा पार कर ली। तीसरे दिन हम क्या करेंगे? अगेन 2 लीटर ऑफ कोलेस्ट्रम दिया, अभी तक कोलेस्ट्रम ही चल रहा है, 4 दिन तक तो चीका ही रहेगा। 2 लीटर कोलेस्ट्रम दिया। इस दिन हमको कृमिनाशक औषधि का पान कराना है, यानी अगर माँ के पेट से उसके पेट में कीड़े आ गए हैं तो उससे पार पाना बहुत जरूरी है। तो तीसरे दिन ही, जन्म के तीसरे दिन, 3 दिन का बच्चा है, उसको हम धीरे धीरे मुंह के जरिए, ज़्यादा मुंह ऊंचा नहीं करेंगे, और हम पिपरेजिन एडिपेट नाम की एक बहुत पुरानी दवा है, या हम आजकल प्राजिक्विंटॉल हो गई है, आजकल पैरेंटल पामेट आ गई है, बहुत सारी नई नई दवाइयाँ भी आ गई हैं, लेकिन फार्मर्स लेवल पे आप पाइपरेजिन अभी भी कारगर है। अगर आप उसको पिला देते हैं 2 चम्मच, यानी तकरीबन 10 ml 20 ml पिला दीजिए, तो इट विल एक्ट्स अगेन राउंड वॉर्म्स और एस्केरियसिस, सारे पेट के एस्केरिया मर जाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये वर्म्स नहीं मरते हैं और वो वहीं रह जाते हैं, कमज़ोर होकर या अधमरे से पड़े रहते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके 6 घंटे के बाद आप पैराफिन लिक्विड पिला दीजिए। पैराफिन लिक्विड उसके दस्त को साफ कर देगा, और उसी के दौरान उसको नॉरफ्लॉक्सिसिन की जो टैबलेट्स होती है, 2 टैबलेट, इसको आप चाहें तो फोटोग्राफ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं और फार्मर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फार्मर्स को आपको समझाना पड़ेगा। दिस विल एक्ट अगेंस्ट एस्केरिसिस, वॉर्म इन्फेस्टेशन। मोरओवर अगर कभी दस्त हो जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है, तो नॉरफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक उसमें काम कर जाएगी। आइए समझते हैं चौथे दिन क्या करना है। हम 3 दिन हमने काम कर लिया, चौथे दिन अगेन कोलेस्ट्रम ही है, 2 लीटर हम कोलेस्ट्रम दे देंगे, 1.5 लीटर सुबह 1.5 लीटर शाम को, 3 लीटर दे सकते हैं। इस दिन अगर आप चाहें तो बफेलो को एंटी सीरम 50 ml सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ब्लड को आप 50 ml 100 ml ब्लड मदर का निकाल लीजिए, उसको थोड़ी देर रखिए एक टेस्ट ट्यूब में, सीरम ऊपर निकल आएगा। उस सीरम में वो तमाम एंटीबॉडीज है जो भैंसे अपने जीवन काल में जो बीमारी हुई है उसके अगेंस्ट उसको एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो सारी एंटीबॉडीज उस सीरम में आ जाएगी। तो इट विल एक्ट एज अ रेडीमेड सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। सीधे सीधे बच्चे को एंटीबॉडीज, वो तमाम एंटीबॉडीज मिल जाएंगे जो माँ ने अपने रक्त में संचय करके रखी हैं, ये आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। और इसी दौरान ट्राइमिथोप्रिम की टैबलेट का, सल्फामेथेक्सोजोल और ट्राइमिथोप्रिम टैबलेट का कोर्स है, वो एक 3 दिन तक का कोर्स डायरिया और काफ स्कोर के अगेंस्ट बचाएगा बच्चे को, वो आप एक कोर्स करा दीजिए। ये NDRI का, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का दिया हुआ फार्मूला है, अभी तक कारगर है, इसको अपनाया जा सकता है। तो 4, 5, 6 या 5, 6, 7 दिन तक आपने ये सब ट्राइमिथोप्रिम का एक कोर्स करा दिया। उसके बाद 7th डे आता है, तो 7th डे पे आपको वही चीज़ रिपीट करना है जो आपने तीसरे दिन रिपीट की थी। तीसरे दिन आपने क्या रिपीट किया था? आपने तीसरे दिन रिपीट किया था पिपरेजिन एडिपेट और लिक्विड पैराफिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन। इस तीसरे दिन का रिपीटेशन आपको फिर 7वें दिन करना है। इट विल एक्ट अगेंस्ट एस्केरियसिस एंड डिसेंट्री। और फिर 7 दिन के बाद अब हम कोलेस्ट्रम से दूध में तब्दीली आ चुकी है, अब हम जो पिलाएंगे अपने नवजात पशु को वो दूध पिलाएंगे। तो दूध आपको वही 1/10 ऑफ द बॉडी वेट देना है। और आप इसमें कॉक्सिडियोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी होती है, इसमें मल में रक्त, लाल रंग का खून आता है, बड़ी पेचीदा बीमारी है, इससे डेथ होती है। इस डेथ से मुक्ति पाने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर पहले ही आप उसको सल्फामेज़ेथिन या सल्मेट का एक कोर्स करा दीजिए 4 दिन का। और इसके साथ में ही हम लोग 11 दिन के फार्मूले का हम लोग कर चुके हैं। अब आपने अगर इतना सब कुछ किया है तो आप तय जानिए कि आपने अपने बच्चे के, अपना जो नवजात पशु है भैंसों का जो पैदा हुआ है, उसके जीने के आसार बढ़ा दिए हैं। हमारे फार्मर ने उसके जीने के आसार बढ़ा दिए। इसके साथ में मिनरल सप्लीमेंट और विटामिन ए डेली आप देते रहिए।
बच्चे हष्ट-पुष्ट रहेगा, जल्दी खुराक मिलेगी, जल्दी सेक्सुअली मैच्योर होगा। आपकी जो उम्मीद है कि जल्दी सेक्सुअली मैच्योर होके वो फीमेल जल्दी हीट पे आ जाए, वो सब कामयाब हो सकती है और जो श्वेत क्रांति की सपना हमारा जो फार्मर्स देख रहा है उसकी दहलीज तक आ सकता है। लेकिन गर्भवती माता, जब गर्भवती माता रहे तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कैल्शियम की खुराक प्रॉपर देना है, उसको मिनरल मिक्सचर पूरा देना है, पौष्टिक आहार उसको देना है, उसको ग्रेजिंग करने के लिए, चरने के लिए नहीं भेजना है, उसको रहने का स्थान, आवास साफ सुथरा रहे, ये सब करना है और उसको कैल्शियम भरपूर देना है। अगर इतना सब कुछ करेंगे तो आप तय जानिए कि आपने जो बच्चे की डेथ रेट 55% है उसको कम करके आप 1 से 2% तक ला सकते हैं। और यही एक गुणसूत्र है, एक मुख्य सूत्र है जो आप फार्मर्स को आप अपने विज्ञान के जरिए उसको आप उसके दहलीज तक लाभ पहुंचा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि जन्म के बाद पहले 7 दिन बछड़ों के जीवन के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। पहले दिन उन्हें पर्याप्त कोलोस्ट्रम देना, नाभि को संक्रमण से बचाना और हर दिन विशेष दवाएं और सप्लीमेंट देना जरूरी है, जैसे विटामिन ए, कीड़े मारने की दवा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उपचार। साफ सफाई, संतुलित आहार और समय पर देखभाल से मृत्यु दर को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रशिक्षण के अंतिम हिस्से की ओर, निष्कर्ष, जहां हम पूरे विषय का सार समझेंगे और प्रमुख बातों को दोहराएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जो सत्र सुना, जो सेशन देखा, उसमें आपने ये देखा कि किस तरह हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे फार्मर्स के अपने नवजात पशुओं को, खासतौर से भैंस के बच्चे के प्राण बचा पाएं, क्योंकि अगर उनके प्राण बचे रहेंगे, अगर वो जान उनकी बची रहेगी तो भविष्य के दुधारू पशु हमको वहीं से प्राप्त होंगे, हमारे पशुपालक की संपन्नता होगी। और मैंने आपको ये भी डिस्कशन किया कि कौन कौन से ऐसे वजह हैं जिनसे काफ की डेथ ज़्यादा होती है और उससे मुक्ति पाने के लिए 11 दिनों का एक मैजिक फार्मूला भी बताया। इसको अगर हमारे फार्मर्स अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने नवजात पशुओं की जान की रक्षा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके फार्मर्स के लिए भी ये कारगर साबित होगा। और इसके साथ में ही इसके तुरंत बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और जो प्रश्न है उसमें आपका असेसमेंट होगा, आपने किस हद तक इसको समझा है, किस हद तक आपने इसका ज्ञानार्जन किया है, उसके जवाब आपको देने होंगे। और अगर आपने सही जवाब दिए तो उसके अंत में आपको एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा, आपको प्रेषित किया जाएगा, जो ये तय करेगा कि आपने इसकी जानकारी, इसकी माहिती अच्छे से हासिल कर ली है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। नमस्कार। अब तक क्या सीखा? भारत में भैंसों की संख्या सबसे अधिक है और वे कुल दूध उत्पादन में अहम योगदान देती हैं। भैंस पालन में कई बाधाएं हैं, जैसे चारा पोषण की कमी, प्रजनन संबंधी समस्याएं, पशु चिकित्सा की सीमित पहुंच और तकनीकी ज्ञान की कमी। बछड़ों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा शरद और सर्दियों में, खासकर पहले 6 महीनों में देखी जाती है। कोलोस्ट्रम की सही मात्रा और समय पर न मिलने से इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे मृत्यु का खतरा बढ़ता है। कीड़ों का संक्रमण, अस्केरिया, कॉक्सिडियोसिस, ओवरफीडिंग, नाभि संक्रमण और गंदे शेड मृत्यु दर को और बढ़ाते हैं। जन्म के पहले 7 दिन बछड़े की जिंदगी के लिए सबसे अहम होते हैं, जिनमें पोषण, दवाइयां और देखभाल समय पर दी जानी चाहिए। तकनीकी समाधान और प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की भूमिका मृत्यु दर को कम करने में निर्णायक है। अब बारी है आपकी। चलिए कुछ सवालों के जरिए परखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है।